जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम 27 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुए जितने भी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी फार्मूला या कॉन्सेप्ट दूंगा उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। और ये कहने का सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर है, बल्कि आने वाले जो एनटीपीसी 2025 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर करके ज़रूर चाहिए, उससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए आज के क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये पहला क्वेश्चन बहुत ही छात्रों के बीच गलती करने वाला क्वेश्चन है। बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत कर देते हैं। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए, यानी ये जो नंबर दिया हुआ है सभी रूट के अंदर, इन सभी को कैलकुलेट करके लिखना है कितना होगा। रूट 81 प्लस रूट 0.81 प्लस रूट 0.0081 और मल्टीप्लाई करना है इन सभी को अंडर रूट 10,000 से, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या करना हमको पड़ेगा। पहले ये 10,000 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 आएगा ना, 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 81 का कितना होगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 81 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस ये 81 का क्या निकाले, 9 निकाले, 81 का कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, आ जाएगा ना, आएगा ना। उसके बाद प्लस फिर 0.09 आएगा। नहीं समझ में आया। देखिए करना क्या है, जैसे 81 का 9 आया ना, उसके बाद रूट के अंदर पॉइंट के बाद कितना है, 2 डिजिट है तो 1 डिजिट बाहर आएगा, ठीक है ना। उसी के बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट है ना, तो 81 का तो 9 बाहर आएगा, लेकिन एक और डिजिट 4 डिजिट है तो इसका क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा। 2 डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना। तो इस तरीके से आप बनाइएगा, कभी गलती नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, फिर 9.99, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा 99900, 2 अंक के बाद है तो 999 आ जाएगा मेरे दोस्त। 999 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे देखिए 81 का स्क्वायर रूट निकालें तो 9 आया, फिर ये अंडर रूट 0.81 का निकालेंगे तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये 0 नहीं बल्कि 81 है, ठीक है ना। 81 है ना, ये 0.81 को इसे पॉइंट हटाइएगा, 2 जीरो निकालिएगा ना बाहर, तो इसको क्या हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 0.9 हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से 2 अंक था तो पॉइंट बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट, पॉइंट के बाद 1 अंक बचेगा। उसी तरीके से रूट के अंदर पॉइंट के बाद 4 अंक है तो रूट से बाहर निकलेगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ रूट के अंदर कितना है, 4 जीरो है ना, तो बाहर निकलेगा 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो गया, उसका आधा होता। तो यही इस तरीके से कैलकुलेशन किए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आ जाएगा 999। अब देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, हम सच बताएं इस क्वेश्चन को यदि आता मेरे सामने तो मैं ये भी नहीं करता। क्या करता, देखिए हम एक को ही निकाल लेते हैं, ये 9 है ना, इसी को 9 को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम जानते हैं कि 900 तो होगा पक्का ही, और प्लस ये भी ऐड होके इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी 900 से ज़्यादा होगा। क्या 900 से ये ज़्यादा है, ये नहीं है। 900 से ज़्यादा, ये 900 से ज़्यादा है, नहीं है। क्या ये 900 से ज़्यादा है, नहीं है ना। बस यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्लिक करके हम निकल जाते हैं। आपको भी यही बता, देखिए ये सब हमसे जुड़े रहिएगा तो मैं जो भी स्टूडेंट लाइफ में सीखा हूँ और अभी भी सीखता हूँ वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा हमेशा, ताकि आपका भी माइंड जो है ना वो खुले, डेवलप हो थोड़ा सा। तो देखिए ये तरीका कोई आपको नहीं बताएगा, ना टीचर, ना यूट्यूब पे, ना कोई क्लास में, वही बताएगा जो इस चीज़ से गुजर चुका है, इसको समझता है। जिससे 9 प्लस जो भी हम मान लेंगे इसको, हम कुछ है ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं, तो 9 गुने 100 करेंगे 900 तो आएगा ना। देखिए 900 कम से कम आना चाहिए और इससे ज़्यादा भी ही आएगा, क्योंकि और ऐड है ना। तो 900 से ज़्यादा क्या ऑप्शन, ये 900 है, ये 900 है, ये 900 है, यही है ना 900 से ज़्यादा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पसंद आया मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथियों देखिए एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही पूछे जाने वाला सवाल है। इस सवाल को मैं टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में भी डालूंगा। बोल रहा 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः
44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा दूसरी संख्या क्या है। जब भी आपके सामने एलसीएम, एचसीएफ और पहली संख्या और दूसरी संख्या का चर्चा होगा तो एक ही फार्मूला लगाना मेरे भाई, वो है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक ना। इस एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में एक फार्मूला है, यही फार्मूला है, और इसको आप रट्टा मार लीजिएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये लिख लेना मेरे दोस्त, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा कि यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना होता है, 44 प्राप्त होता है। यानी पहली संख्या मान लेते हैं x है, तो इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, भागफल 44 होता है। यानी वो जो संख्या होगा वो 88 होगा ना। यानी x बराबर क्या आ जाएगा, ये 88 आ जाएगा। इस तरीके से भी, नहीं तो ऐसे भी कॉमन सेंस लगाइए कि पहली संख्या से जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 44 प्राप्त होता है। अब रिमाइंडर के बारे में नहीं बोला तो मानकर चलेंगे पूरे कट जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो यानी x जो मान होगा, x का मान 44 दूना 88 होगा, है ना। यानी पहली संख्या आपका आ गया कितना मेरे दोस्त, 88 आ गया। अब इस पर बैठा दिया, एलसीएम कितना है आपका 44 दिया हुआ है मेरे दोस्त, और एचसीएफ कितना है 264 दिया हुआ है, बराबर पहली संख्या कितना आ गया 88 आ गया, और दूसरी संख्या हमको नहीं पता है तो ये y मान लीजिए, जो मन करे वो मान लीजिए। अब देखिए इसको काटेंगे, 44 दूना 88 दो बार में कटेगा, ये कट जाएगा 2 13 2 132, यानी y बराबर मेरे दोस्त आ जाएगा 132, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपसे यही पूछ रहा था दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या y मान लिया, तो y का मान 132 आ गया, ठीक है ना। तो ये फार्मूला मेरे दोस्त रट्टा मार लेना, बहुत ही काम देने वाला फार्मूला, और इस चैप्टर में यही एक फार्मूला है ही, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल बहुत ही बेहतरीन है, और इस तरीके का सवाल भी बहुत पूछा जाता है। आपको दे दिया जाएगा, कुछ फ्रैक्शंस दे दिया जाएगा और उसमें से पूछेगा उसका एलसीएम निकाल दीजिए या फिर एचसीएफ पूछेगा। फिलहाल हमको इस क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा है, महत्तम समावर्तक, और आपके सामने कुछ 3 फ्रैक्शन दे दिया गया। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शंस है उसको हम जितना संभव हो सके लिख लेंगे और छोटा करके लिखेंगे। तो देखिए इसको 54/9 करेंगे तो 6 आएगा मेरे दोस्त। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 7×3 = 51, 60/17 आ जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद अगला जो है वो है 36/51, इसको काटेंगे 3 से तो 12×3 36, 17×3 51, है ना। तो अब इन 3 फ्रैक्शन का आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है ना। फ्रैक्शन को सबसे पहले जितना हो सके छोटा कर लेना मेरे दोस्त, ठीक ना। इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब देखिए इन सभी का एचसीएफ निकालना है, तो मैंने आपको बताया बहुत बार कि जितना भी फ्रैक्शन में दिया रहे उसका पहले देखिए पूछ क्या रहा, एचसीएफ पूछ रहा है ना। तो उसके फ्रैक्शन के ऊपर वाला जो भी नंबर है उन सभी का एचसीएफ निकाल देना, ठीक है। जो पूछ रहा है वही निकाल देना। तो ऊपर वाला 6, 60, 12 का एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो बोलिएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद बटे कर देना। अब इसका जो नीचे वाला टर्म है उसका एलसीएम कर देना, इसका जस्ट रिवर्स कर देना, एचसीएफ का उल्टा एलसीएम, ठीक है ना। तो इन नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 17 और 17 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 17 ही हो जाएगा मेरे दोस्त। तो 6/17 हो जाएगा इसका एचसीएफ, जो भी आपके सामने फ्रैक्शंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक ना। यदि एलसीएम पूछता मेरे दोस्त, मान लिया जाए इसका एलसीएम आपसे पूछ देता, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला का सबका एलसीएम निकाल लेते, ठीक है ना। तो ऊपर वाला सबका एलसीएम क्या हो जाता, 60 हो जाएगा ना। बट ये इन सभी का एचसीएफ निकाल लेते, तो इन सभी का एचसीएफ क्या हो जाता, 1 हो जाता। 1 17 17 का एचसीएफ 1 आता, तो इसका एलसीएम जो होता मेरे भाई 60 हो जाता, ठीक है ना। फिलहाल आपसे पूछा एचसीएफ, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है एक लड़के को 495 को 36 से गुना करना था, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर 16,740 आया। तो पूछ रहा उसने किस अंक को गलत पढ़ा था। अब देखिए आपको बोला गया है कि 495 को 36 से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन आप क्या करते हैं, जो नंबर दिया गया है मल्टीप्लाई करने के लिए 495 यानी दिए गए अंकों में से एक अंक को आप गलत पढ़ लेते हैं।
यानी 495 की जगह कोई और इसमें से कोई एक अंक है जिसको आप गलत कर लेते हैं, गलत पढ़ लेते हैं, जिसके कारण उत्तर जो है 16,740 आ जाता है। ठीक है ना। तो देखिए जो भी गलत पढ़ते हैं इसी अंक पे पढ़ते हैं। अंक आपको यही दिया गया है 36 से गुना करने के लिए, 36 में नहीं छेड़ना है। तो देखिए 495 को यदि वो लड़का सही में 36 से मल्टीप्लाई करता, ये ओरिजिनल नंबर जो 495 को 36 से मल्टीप्लाई करता तो कितना रिजल्टेंट आता है, गिन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। ये आपका सीधे कर लेते हैं, 500 से 36 बचे 180, 20 18,000 घटा लेते हैं, 36 बचे कितना हो जाएगा 180 आ जाता है। ठीक है ना। तो ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ इतना आ जाएगा, यानी 17,820 मेरे भाई वो उसका आंसर लाना था, लेकिन वो गलती से 16,740 ला दिया। तो कोई बात नहीं, 16,740 लाया होगा तो जो भी नंबर किया होगा मल्टीप्लाई 36 से किया होगा, 36 से ही किया होगा जो भी नंबर का मल्टीप्लाई किया होगा। तो मान लेते हैं एक्स नंबर, इस नंबर को भूल जाइए, इससे मल्टीप्लाई किया, गलती से एक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, वो किससे करना 36 से कर दिया, तो जाके उसका रिजल्टेंट कितना आएगा मेरे पास 16,740 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 16,740 अपॉन जो है 36 आ जाएगा। समझ में आया। अब देखिए इसको 9 से काटते हैं, 4 9 36, 9 एकम 9, 9 72, 9 एकम 9, 7 9 72, 5 9 छकी 54। ठीक है ना। इसको भी 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 2 4 छकी 24, 2 4 5 20। अब देखिए क्या आ रहा 465, यानी असल में मेरे दोस्त उसको 465 से वो गलती से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 495 से बोला गया है कि मल्टीप्लाई करो और वो बेवकूफ़ 465 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो किस नंबर का हेरा फेरी हुआ भाई, देखिए जरा मिलाइए। 495 से बोला कर दो मेरे दोस्त मल्टीप्लाई, लेकिन 465 से कर देता है। तो किस नंबर में मिस स्पेल्ट किया मेरे भाई कि एक अंक को गलत पढ़ने के कारण। तो कौन सा अंक गलत पढ़ा, 4 को ठीक पढ़ा, 5 को ठीक पढ़ा, 9 को गलत पढ़ा, तो 9 की जगह 6 कर दिया मेरे भाई। तो असल में पढ़ा किसको गलत, तो 9 अंक को पढ़ा गलत। यही इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपसे यही पूछ रहा था, नहीं समझ आया, फिर से एक बार बताते हैं। बोल रहा है एक लड़का को 495 को 36 से गुना करना था, यानी हम आपको बोलते हैं बाबू 495 को 36 से मल्टीप्लाई करो। अब तुम क्या करते हो मेरे दोस्त कि मल्टीप्लाई करते समय ये जो 495 जो नंबर दिए गए हैं ना, दिए गए अंकों में से एक अंक का गलती से मिस हो जाता है गलती से, और उसके कारण आंसर जो 16,740 आ जाता है। अब यदि मैं बोलूं कि तुम 495 जो एग्जैक्ट नंबर दिया गया मल्टीप्लाई करने के लिए, उसी नंबर को 36 से, सही नंबर को यदि हम 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है मेरे दोस्त आपका 17,820 आता। असल में इतना आता ओरिजिनल था। ठीक है। लेकिन तुम गलती क्या करते हो कि कोई नंबर हेरा फेरी कर देते हो इसी में से, इसमें नहीं गुना तो करना इसमें फिक्स है, इसी नंबर में से हेरा फेरी हो जाता है गलती से। तो मान लेते हैं ये टोटल नंबर 495 भूल जाइए, एक्स नंबर मान लीजिए टोटल है। ठीक ना। एक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 को। ठीक ना। तो एक्स नंबर से 36 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है 16,740। ये गलती कारण ही आता है ना। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइड करिएगा तो 465 आ रहा। तो 465 क्या है, तो बोलें कि जो गलती कर रहे हैं उसी नंबर से, तो गलती कौन सा नंबर से कर रहे हैं, 465 गलती कर रहे हैं ना, इसी गलती के नंबर के कारण इतना रिजल्टेंट आ रहा। यानी 465 से आप मल्टीप्लाई कर दिए गलती के कारण, और आपको बोला गया था 495 से करिए। तो देखिए किस नंबर में आप गलती की हैं गुना करने में, कौन नंबर आपसे हेरा फेरी हो गया। तो 495 465 यानी 6 ही आ गया, 9 की जगह क्या हुआ 6 हुआ, यानी 9 का हेरा फेरी हुआ। यानी आप गुना करने में जो 9 नंबर है ना, इसको आप मिस कर दिए, लिखने में 9 की जगह 6 कर दिए। तो यही पूछ रहा किस अंक को गलत पढ़ा था, तो 9 की जगह 6 पढ़ लिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर भी नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं समझ में आया, समझ आया बोलना, क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया। ठीक साथियों, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस इंपॉर्टेंट सवाल में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम देने वाला है। बोल रहा है एक आदमी 1350 रुपये में 2 मेज़ें खरीदता है, उसे एक मेज़ को बेचने पर 6% की हानि होती है, और दूसरी मेज़ को बेचने पर 7 सही 1/2% मतलब 7.5% का लाभ होता है। कुल मिलाकर उसे ना लाभ ना हानि होता है।
ये ध्यान रखिएगा, उसको कुल ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, ठीक है ना। तो दोनों मेजों के क्रय मूल्य में अंतर पूछ रहा है कितना होगा। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। मैं आपको 2 फार्मूला लिखाऊंगा, 2 ट्रिक्स लिखाऊंगा, उसको आप लिखिएगा। पहले लिखिए, यदि 2 वस्तु का कुल क्रय मूल्य दिया हो, आप लिखिएगा, बहुत काम देगा, ठीक है ना। हम वही लिखाते हैं जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और काम देने वाला है। लिखिए, यदि 2 वस्तु का कुल क्रय मूल्य दिया हो, पहले वस्तु को x% लाभ पर बेचा जाए, यदि पहले वस्तु को x% लाभ पर बेचा जाए और दूसरे वस्तु को y% हानि पर बेचा जाए, और दूसरे वस्तु को y% हानि पर बेचा जाए, तो अब तो के बाद लिखिएगा 1 नंबर दे के, ना लाभ होता है ना हानि होता है, ठीक है ना, ना लाभ ना हानि। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ना लाभ होगा ना हानि होगा, तो मेरे भाई ये लिखना, उसके बाद डैश दे के लिखना, जो क्रय मूल्य होगा ना वो लाभ और हानि के व्युत्क्रमानुपात में बटेगा। तो क्रय मूल्य जो होगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप भी लिख लीजिएगा। क्रय मूल्य जो होगा मेरे दोस्त, ये लाभ एवं हानि के व्युत्क्रमानुपात में बटेगा, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपात में बटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो क्या होगा अब देखिए, एक दूसरा चीज़ भी बताएंगे। फिलहाल अब आते हैं इस पर, न लाभ होता है ना हानि होता है। अब देखिए क्या होगा ना, क्रय मूल्य जो होगा लाभ और हानि के व्युत्क्रमानुपात में बटेगा। तो लाभ कितना है मेरे भाई, यानी लाभ कितना दिया हुआ 7.5% का मतलब क्या होगा 15/2, और जो है हानि कितना है 6%। इसी दोनों के व्युत्क्रमानुपात में बटेगा, मतलब उल्टा बटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 12 इधर चला आएगा, ये 12, और ये 15 इधर चला जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा 4:5 आ जाएगा। 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब जो क्रय मूल्य होगा यही रेशियो में होगा मेरे भाई, यही है। पहला वस्तु का क्रय मूल्य 4 हो गया, दूसरे वस्तु का जो है क्रय मूल्य 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, जो वस्तु को 6% हानि पर बेचता है उसका क्रय मूल्य 5 है, और जो वस्तु का 7.5% लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य कितना है 4 है, ठीक है ना। अब देखिए यही दिया है, दोनों का क्रय मूल्य दिया है, 2 मेजों का खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य दोनों का दिया 1350 है, यानी 5 + 4 कितना 9 का वैल्यू जो है 1350 है मेरे भाई। आपसे पूछ क्या रहा, दोनों मेजों के क्रय मूल्य में अंतर कितना है, तो दोनों मेजों के क्रय मूल्य में अंतर कितना का है, 1 का है, तो 1 का वैल्यू पूछ रहा है। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 कम 9 4, 9 × 5 = 45, 150 आ जाएगा मेरे भाई। कोई ऑप्शन है तो देखिए 150 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो तुरंत बन जाता ना, इतना लिखा देंगे आपको याद रहता, सीधे यहीं पर डायरेक्ट कर देते, खत्म कहानी, ठीक। अब दूसरा पॉइंट्स लिखना मेरे दोस्त, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट्स लिखना, ये सब हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। देखिए दूसरा पॉइंट्स, ये एक है ना, ये दूसरा पॉइंट्स लिखिएगा, यदि विक्रय मूल्य समान हो। अभी पहला क्या था, न लाभ होगा न हानि, दूसरा कौन सा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि यदि विक्रय मूल्य समान हो, यानी लिखिएगा विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है ना। 2 वस्तु का विक्रय मूल्य बोल देगा कि समान है, विक्रय मूल्य समान हो, समान का मतलब बराबर हो, ठीक है ना, समान हो, तो क्या करना है मेरे दोस्त, तो आपको करना क्रय मूल्य जो होगा विक्रय मूल्य के व्युत्क्रमानुपात में बटेगा। लिख लीजिएगा, क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य के व्युत्क्रमानुपात में बटेगा, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, विक्रय मूल्य के व्युत्क्रमानुपात में बटेगा, व्युत्क्रमानुपात में बटेगा, ठीक है ना। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के व्युत्क्रमानुपात में बटेगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मान लिया जाए इसी पर बोल देता विक्रय मूल्य बराबर है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य का अंतर। तो अब हम विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य देखिए किसी वस्तु को 7.5% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है 100 + 7.5 हो जाता, और फिर 6% हानि पर बेचता तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाता 94 हो जाता, 94 हो जाता ना। तो इसका दोनों का व्युत्क्रमानुपात कर देते, और जो व्युत्क्रमानुपात आता मेरे भाई ये दोनों वस्तु का क्रय मूल्य होता, ठीक है ना। जैसा कि बोला गया क्रय मूल्य जो है व्युत्क्रमानुपात किसका, विक्रय मूल्य के व्युत्क्रमानुपात में होगा। तो विक्रय मूल्य का पहला वस्तु को 7.5% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 107.5 होगा,
सॉरी 107.5 होगा। और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दूसरी वस्तु का जो 6% हानि पर बेचा जाता है 94 रुपया होगा। तो इसका दोनों का व्युत्क्रमानुपात कर देगा, जो व्युत्क्रमानुपात आएगा वो पहले वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ बताएं, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बोल रहा है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक है, इन तीनों जो दर दिया हुआ वो वार्षिक है, एनुअली दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि 25,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस तरीके का सवाल में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। देखिए पहला वर्ष के लिए 4% दिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल के लिए 5% दिया जाता है और तीसरे साल के लिए 6%। टोटल राशि प्रिंसिपल के रूप में 25,000 रुपया, 3 वर्ष के लिए बोल भी रहा। तो देखिए 25,000 रुपया की राशि है मेरे भाई, और इस पर जो है पहला साल कितना परसेंट लग रहा है, 4% इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 4% लग रहा है, मतलब इसका 104/100 हो जाएगा। ये समझ में आया। कंपाउंड इंटरेस्ट जब बताएंगे ना तो इस तरीके से बताएंगे, पूरे बेसिक में कैसे होता है 104/100। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, अगर दूसरा वर्ष के लिए क्या है 5% है, तो दूसरा वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 105/100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा वर्ष के लिए कितना है 6% है, तो तीसरे वर्ष के लिए हो जाएगा 106/100। अब देखिए यहाँ मोटा मोटी आपको बता देते हैं, और असल में ये जो होता है ना अमाउंट बराबर क्या होता है P × 1 + R/T होता है ना, पे पावर 1 होता है। लेकिन पहला वर्ष के लिए पावर 1 हो जाएगा, और रेट पहला वर्ष के लिए कितना है 4% है ना, तो यही जुड़ के देखिए कितना होता है 100 + 4 104/100 आएगा। तो एक वर्ष के लिए है तो कुछ नहीं, पावर 1 अपने आप पता है। अब दूसरे वर्ष के लिए उसी तरीके से 5 जुड़ेगा, 1 + 5/100 तो 105/100 आएगा ना। और ये प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 25,000 रुपया दिया हुआ, 25,000 लिख दिए, समझ में आ गया ना। फिर उसी तरीके से दूसरे वर्ष के लिए किए, फिर उसी तरीके से तीसरे वर्ष के लिए, समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर जो ये लिख रहे हैं सब अमाउंट लिखा रहा, पता है ना, हाँ अमाउंट लिखा रहा, क्योंकि अभी लिखे ना फार्मूला वो। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। अब इसको देखिए करेंगे तो 2 × 5 = 10, सॉरी 5 × 5 = 25, ये 2 × 5 = 10, ठीक ना। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये 2 52 दूनी 104 आएगा, इसको काटेंगे 5 20 बार में, फिर 4 × 5 = 20 आएगा, और ये 21 × 5 = 75 से, फिर ये कट जाएगा 13 × 4 = 52। अब देखिए काटिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे काटते हैं, जितना जल्दी हो सके। 13 × 21, अब देखिए 13 × 21 × 106 करेंगे, इतना करेंगे ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे भाई, तो 106 गुने पहले 21 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, 212 हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 2226। तो 2226 को 13 से फिर मल्टीप्लाई करिए, 6 × 18 = 8 बाकी 1। अब जो है ठीक 18 × 8 बाकी 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, बचती है 66, फिर कितना आ जाएगा 6 2 2 2। तो इसको करेंगे टोटल आ जाएगा मेरे दोस्त 8, 13 के 3 बाकी 1, समझ में आ रहा है ना। 6 2 8 1 9 कहीं 9 यो, 6 2 8 कहीं 8, और ये कितना आएगा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, ये 28,938 जो आया मेरे दोस्त, ये क्या आया अमाउंट आया, यानी मृतधन आया, ठीक है ना, अमाउंट आया। लेकिन आपको पूछा क्या है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा प्रिंसिपल में से घट जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है 25,000 है ना, प्रिंसिपल घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, माइनस कर दीजिए बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 आएगा, ये 3 आएगा, यानी 3938 रुपया जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में आएगा। और आपसे यही पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना मेरे भाई, इस तरीके का क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा, और थोड़ा सा हो गया कैलकुलेटेड, कोई बात नहीं। हर क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन का जरूरी नहीं कि आप तुरंत शॉर्टकट में बना दीजिएगा, या ऐसा भी नहीं देगा आपको हर क्वेश्चन को आप एकदम लंबे मेथड से बनाइए, सब मिला जुला रहेगा, ठीक है ना। तो जितना शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म था वो बता देंगे, ठीक। मित्रों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है विद्युत बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए,
इसका मतलब है दोषपूर्ण का मतलब खराब पाए गए, कुछ ना कुछ उसके उसमें खराबी था। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या 112 है तो पूछ रहा खेप में बल्बों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए कोई भी क्वेश्चन यदि लगता है ना आपको कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं बन रहा, तो उस क्वेश्चन को बढ़िया से पहले पढ़िए, उसके बाद जितना बोल रहा है उतना करते जाइए, अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए विद्युत बल्बों की एक खेप में 4% टूट गया, तो मान लेते हैं विद्युत बल्ब में टोटल खेप में 100 बल्ब आता है, ठीक है ना, 100 बल्ब आता है, लिख लेंगे कुल खेप में बल्बों की संख्या लिख लेना है, ठीक है ना, बल्बों की खेप में, बल्बों के खेप में कुल संख्या जो है वो मान लेंगे 100 है, ठीक है ना, 100 है। अब बोल रहा है इसमें से, इस खेप में से 4% टूट गए, तो 100 बल्ब था, इसमें से 4% टूट गया, तो टूटे हुए बल्ब कितना हो जाएगा, टूटे हुए बल्ब 100 में से 4% टूट जाएगा तो 4 बल्ब टूट जाएगा ना। अब बोल रहा शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए, मतलब 25% में कुछ और कमियां होगी या फिर खामी, तब जाकर वो क्या हुआ। अब शेष में से 25% बोल रहा, तो शेष कितना है, शेष बल्ब कितना होगा, तो शेष बल्ब हो जाएगा मेरे दोस्त 96 हो जाएगा, 96 होगा ना। तो 96 में से ही 25% बोल रहा है इसमें कुछ जो है ना दोषपूर्ण पाया गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 25% का मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 25/100 का मतलब 1/4, तो 1/4 लिख देंगे, बराबर कितना आया मेरे दोस्त, 24 आ गया। यानी जो बल्ब है ना, जो दोषपूर्ण बल्ब पाया गया वो कितना है, 24 है, ठीक है ना। दोषपूर्ण बल्ब मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, दोषपूर्ण बल्ब। अब देखिए बोल रहा कि यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या 112 है, तो टूटे हुए बल्ब कितना हुआ, 4, और दोषपूर्ण बल्ब कितना हुआ, 24 हुआ। यानी इन दोनों के सम ही बोल रहा कितना के बराबर है मेरे दोस्त, 112 के बराबर है, ठीक है ना। 4 + 24 बराबर 112 है। यानी 28 का वैल्यू दिया हुआ है 112, तो आपसे पूछ रहा खेप में बल्बों की कुल संख्या कितनी है, तो खेप में बल्बों की कुल संख्या कितना माने, 100 माने, तो 100 बराबर क्या होगा, तो 1 बराबर 4 हो जाएगा। 28 बराबर कितना है, 112, 1 बराबर 4, 28 चौक 112, तो 100 माने हैं ना टोटल खेप में बल्बों की संख्या, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है ना। और यही 400 बल्बों की संख्या होगा, आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। देखिए एक और सवाल है, और ये जो विद्यार्थी को नहीं पता होता है वो बहुत डरते हैं इस सवाल से, लेकिन बहुत ही सिंपल है। बोल रहा 2/7 पे पावर -3 इंटू 2/7 पे पावर -5 इक्वल टू 2/7 पे पावर -3 m+1। एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये बेस जो है ना, यदि दोनों का सेम रहे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर दोनों का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। बेस का मतलब है कि जो भी नंबर है ना, इस पर पावर जो भी दिया रहे पावर, और जिस संख्या पर पावर रहता है वो उसी को हम बेस बोलते हैं, ठीक है ना, बेस बोलते हैं। तो देखिए पावर दोनों में बेस दोनों में 2/7 है, तो 2/7 हम लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई में है ना तो पावर जुट जाएगा, तो -3 अब +-5 होगा, -3 और -5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आएगा। तो 2/7 पे पावर -8, अब बराबर है तो बराबर लिख दिया। अब देखिए ये भी 2/7 है, तो यहाँ पर क्या है, इस पे पावर -3m+1 है। अब देखिए मेरे दोस्त पावर सेम है ना, बेस सेम है इन दोनों में, बराबर के इस साइड भी उस साइड भी बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस बेस को जो है ना ये इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना, इस बेस को हम छोड़ देंगे, और पावर को है ना एक दूसरे के बराबर कर देंगे, ठीक ना, एक दूसरे के बराबर कर देंगे, ध्यान रखना। तो पावर इसका -8 बराबर क्या हो जाएगा, इसका पावर -3m+1 हो जाएगा। समझ में आया, बेस सेम है बराबर के इस साइड भी उस साइड भी, तो हम बेस को इग्नोर कर देंगे, और -8 इस पर जो पावर है और उस पर जो पावर है दोनों को हम बराबर कर देंगे। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3m इधर ले आइए तो प्लस में आ जाएगा, 3m बराबर क्या हो 1 है, और ये उधर लेकर चले जाइए, +8 हो जाएगा, बराबर ये 9 आ जाएगा, तो 3m बराबर 9 है मेरे दोस्त, तो m बराबर क्या आ जाएगा, 9/3 बराबर 3 आ जाएगा। और आपसे यही पूछ रहा था m का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक और सवाल है,
बोल रहा है यदि एक लिफाफा बनाने के लिए 18 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर आकार वाले कागज़ की आवश्यकता होती है, तो 72 सेंटीमीटर गुने 48 सेंटीमीटर के आकार वाले कागज़ की शीट से कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं। तो देखिए आपको बनाना है इतना में से बनाना है, यानी 72 सेंटीमीटर गुने 48 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ में आता है क्या होता है? जैसे इसका मतलब हो गया 72 लंबाई और ये जो 48 है ये चौड़ाई है, इसका होता है बीमा, मतलब डायमेंशन दिया होता है। तो देखिए ये एक बना लेते हैं शेप का जो है आकार का कागज़ का टुकड़ा, ये 72 सेंटीमीटर है और ये 48 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक ना। और यदि एक और गुना में रहता तो वो क्या हो जाता, ऊंचाई हो जाता, ठीक ना, ऊंचाई हो जाता। 3 बार गुना में रहेगा 3 अंक, तो वो तो इसका मतलब वो जो है ना, पहला लंबाई है, दूसरा चौड़ाई और तीसरा जो है ऊंचाई होगा, ठीक है ना। अब देखिए इस कागज़ से बनाना है इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर आकार वाले कागज़ का टुकड़ा, ठीक है ना। तो 18 सेंटीमीटर और कितना सेंटीमीटर वाले 12 सेंटीमीटर वाले कागज़ का टुकड़ा बनाना है, तो कितना पीस ऐसा होगा जो इससे निकलेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कुछ करना नहीं है, बस डिवाइड करना है एक दूसरे को। तो 72 गुने एक दूसरे के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देना, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है उसमें डिवाइड करेंगे छोटा से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 18 गुने 12 हो जाएगा, इसको काटिएगा 18 चौक 72, ये आ जाएगा 12 चौक 48, 4 गुने 4 कितना आ जाएगा मेरे भाई 16 आ जाएगा। यानी 72 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर आकार वाले जो कागज़ का सीट होगा ना, उससे इस 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाले आकार के कागज़ को कितना 16 टुकड़ा ऐसा ऐसा निकलेगा, ऐसा ऐसा 16 टुकड़ा इससे निकलेगा, ठीक है ना। बस कुछ था नहीं, एक दूसरे बड़े वाले जो है क्षेत्रफल से छोटे वाले क्षेत्रफल को डिवाइड कर देना बस। देखिए एनटीपीसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक ये है, और ये स्टैटिक्स का सवाल है, बहुत बार रिपीट करता है एनटीपीसी। बोल रहा है नीचे दी गई आंकड़ों का माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरीके का सवाल जो है टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में हम अभी स्टार्ट किए हैं, जो पहला ही क्लास में डाले हैं ऐसा क्वेश्चन, तो ज़रूर जाकर देखिए। और टॉप 100 क्वेश्चन में वही क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे का डाल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है, और एक बार नहीं बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ज़रूर जाकर देखना मेरे भाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सभी लोगों के लिए। अब देखिए आपसे माध्यिका और बहुलक पूछ रहा हो, आंकड़ा आपके सामने दे दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने का जो तरीका है वो आपको ध्यान रखिएगा। माध्यिका में ही स्टूडेंट्स जो है ना वो अक्सर गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं, तो माध्यिका निकालने का तरीका सबसे पहले क्या है ना, जो भी आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़े को आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजा दीजिए, मतलब आरोही क्रम में सजा दीजिए। तो आरोही क्रम में सजाते वक्त ही स्टूडेंट गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं कि जितना नंबर दिया रहता है ना उसमें से कुछ नंबर भूल जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो यही गलती होता है। लेकिन आपको पहले गिन लेना है कितना नंबर है, 2 4 6 8, यानी लिखेंगे तो 8 नंबर लिखाना ही चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा कौन है, 16 है, 16 लिख लिए। उसके बाद कितना है, 18 है, 18 लिख लिए। उसके बाद कितना है, 20 है, 20 लिख लिए। उसके बाद 25 है, तो 25 2 बार है, देखिए 2 बार लिख लिए, ठीक है ना। यहाँ भी है, यहाँ भी है, 25 लिख लिए। उसके बाद क्या है मेरे दोस्त, 28 है, 28 लिख लिए। उसके बाद कितना है, 35 है, 35 लिख लिए। उसके बाद 38 है, 38 लिख लिए। देखिए क्या नंबर हुआ, 2 4 6 8 हुआ, यहाँ 8 है, 2 4 6 8, मतलब हम अच्छी तरीके से लिख दिए, कोई गलती नहीं हुआ लिखने। यहीं पर ध्यान देना, सबसे ज़्यादा यही सबसे खतरनाक चीज़ है। अब माध्यिका क्या होता है मेरे भाई, देखिए असल में माध्यिका जो है बीच का नंबर होता है, ठीक है ना। माध्यिका जो होता है वो बीच का नंबर होता है। तो बीच का नंबर यहाँ 8 नंबर है टोटल, इसमें से बीच का नंबर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। जैसे 8 है ना, 8 के आधा कितना, जब n जो होगा मेरे दोस्त सम होगा ना, तो क्या करना है, n/2 से जो डिवाइड कर देना, ठीक है ना। n/2 से जो डिवाइड करिएगा, अब बताएंगे, सीधे आते हैं। ये 8 है ना, तो 8/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब इधर से भी 4 गिनेंगे, 1 2 3 4, ये नंबर आएगा, इसको हम घेर लेंगे, ठीक है ना। अब उधर से भी चौथा नंबर गिनेंगे, कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4, अब इसको भी घेर लेंगे। यानी अब दोनों नंबर आ गया, लेफ्ट तरफ से गिनने पर भी 4 आ रहा, राइट तरफ से भी गिनने पर जो 4 आ रहा, उन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे मेरे भाई, और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना।
25 प्लस 25 बटे 2 कितना आ जाएगा, तो 50 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 25 जो होगा वो माध्यिका हो जाएगा, ठीक। मैं लिख देता हूँ 25 जो होगा वो आपका माध्यिका हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आते हैं बहुलक पर। तो बहुलक असल में होता क्या है मेरे भाई, जो भी डाटा दिया रहता है ना, आपके सामने दिया रहेगा, जिस नंबर का सबसे ज़्यादा रिपीटेशन होता है, जिस नंबर को सबसे ज़्यादा बार दोहराया जाता है, वही उसका बहुलक हो जाता है, मतलब मोड हो जाता है। मोड उसी को बोलता है बहुलक को। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किसका है, 25 का है ना। तो बहुलक यही डायरेक्ट वो लिख दीजिएगा, बहुलक जो होगा वो हो जाएगा 25। अब रुक जाइए, ये 25 हो गया। एक और फार्मूला लिख लीजिए बहुलक का, होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर जो होता है वो होता है 3 माध्यिका, ये भी लिखाए हैं उसमें चीज़, माइनस 2 माध्य, ठीक है ना। टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में वो ये भी लिखा है फार्मूला, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। कभी क्या करेगा एग्जामिनर, आपको ये सब डाटा कुछ नहीं देगा, सिर्फ आपसे माध्यिका दे दिया जाएगा और माध्य दे देगा, पूछेगा बहुलक क्या होगा। तो उस कंडीशन में डाटा नहीं है, आप थोड़ा देर के लिए आश्चर्यचकित हो जाइएगा। तो आपको इस फार्मूला का यूज करके बनाना है वहाँ पर, ठीक ना। फिलहाल क्या आपको बताएं, बहुलक जो डाटा दिया रहता है सबसे ज़्यादा रिपीट जिसका होता है नंबर का, वही बहुलक हो जाता है। नहीं तो आप यहाँ से बना भी सकते हैं ऐसे भी बहुलक निकाल के, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्यिका आपको पता है -2 माध्य। माध्य निकालने का मतलब फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या, बेसिक मेन रूप से माध्य क्या है, एवरेज है, औसत है। तो औसत निकाल नहीं पाइएगा इस नंबर का, टोटल नंबर को जोड़ के टोटल संख्या से डिवाइड कर दीजिए, कितना है माध्य निकल जाएगा। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बैठा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो क्या आ जाएगा, आप दोनों का सम पूछ रहा है ना, तो 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 बराबर मेरे दोस्त 50 आ जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था, सम पूछ रहा है योगफल दोनों का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त। देखिए एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बोल रहा कि 7,000 रुपये में से कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 7,000 रुपये की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1,600 रुपया था, तो पूछ रहा कि 6% वार्षिक ब्याज की दर पर जो उधार दी गई राशि है वो कितना था। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सोल्व करने लग जाएंगे, कैलकुलेशन लंबा खींच लेंगे। जैसे मान लेंगे कि पहला राशि और दूसरा राशि, मान लेंगे पहला राशि x है और दूसरा राशि जो है 7,000 रुपया माइनस x कर देंगे, और इस x पहला राशि पर 6% कर देंगे, और उसके बाद टाइम कितना है 5 वर्ष गुने 5 बटे 100 कर देंगे, फिर इसका इतना राशि गुने 4% गुने टाइम 5 वर्ष बटे 100, और दोनों को जोड़ देंगे जो कि 1,600 के बराबर कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसा मत करना मेरे भाई, टाइम लग जाएगा। और एग्ज़ाम असल में टाइम का ही खेला है, टाइम मैनेजमेंट का। यदि आप मैनेज करना सीख गए टाइम को, आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को बना लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को। इतना बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक ना। मेरे पास पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अलग आपको बताएंगे। देखिए एलिगेशन के माध्यम से हम इसको देखिए चुटकियों में कैसे हल करते हैं। एलिगेशन में जनरली होता क्या है, दो चीज़ इस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ पर जो बीच में लिखते हैं वो ऑल ओवर का लिखते हैं ना। तो देखिए पहला जो है राशि, पहला मान लेते हैं, पहला राशि जो भी होगा, दूसरा राशि जो भी होगा हमको नहीं पता है, लेकिन पहला राशि पर 6% पर वार्षिक दर से रेट लग रहा, ठीक है ना, और दूसरे राशि पर 4% की दर से लग रहा। अब देखिए साधारण ब्याज होता कितना है दोनों पर मिलाकर 1,600 रुपया। तो देखिए टोटल दोनों पर कितना परसेंट इसको मिल रहा है, तो 1,600 रुपया ब्याज होता है कितना पर मेरे दोस्त, तो 7,000 पर, ठीक है ना। और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा, मतलब कितना परसेंट निकालना है, तो 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, ये क्या आ जाएगा 160 बटे 7, यानी 160 बटे 7% जो है इन दोनों पर लगेगा, ठीक है ना, ऑल ओवर पर लगेगा, ठीक। 6% 4% और दोनों पर जो है 160 बटे 7 लगेगा, 160 बटे 7% लगेगा। अब देखिए कुछ करना नहीं है यहाँ पर, करना क्या है मेरे दोस्त, सॉरी 3 वर्ष भी दिया हुआ, सॉरी 5 वर्ष दिया हुआ ना, तो 5 से डिवाइड भी मारिएगा, एक चीज़ भूल गए हैं, 5 से डिवाइड मारिएगा तो ये क्या आएगा 32 बटे 7 आ जाएगा, ठीक है ना, 32 बटे 7% होगा। ये ध्यान रखिएगा, टाइम जितना रहेगा उतना से डिवाइड भी मारना, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये आपका मेरे दोस्त 32 बटे 7% आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 32 बटे 7% आएगा, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करिएगा, घटा के लिखिएगा, लेकिन आप क्या करिए एक काम, ये 32 बटे 7 फ्रैक्शन में जो दिया गया है ना, इस फ्रैक्शन को हटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 7 से कर देंगे, इसमें भी 7 से कर देंगे, तो ये क्या हो
हो जाएगा मेरे दोस्त, ये असल में 42 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ठीक है ना, अब तो कर सकते हैं ना इस तरीके से। अब देखिए कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आएगा ना। तो इसको अब अनुपात में निकालिएगा तो कितना आएगा, 2:5। अब देखिए पहला पर जो है राशि 2 रुपये राशि पर दे रहा था, तो 6% की दर से हम राशि निकालें। ठीक है ना, 6% की दर से 2 रुपया राशि निकला और 4% की दर से 5 रुपये का राशि निकला, यानी इन दोनों का राशि कितना दिया हुआ है, 7,000 है ना। तो 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 7,000। तो 1 का वैल्यू 1,000 आएगा। और आपसे पूछ क्या रहा था, 6% ब्याज की दर पर कितना राशि, 6% ब्याज की दर पर कितना दिए थे, एक पहला राशि दिए थे, तो कितना आया, 6% के सामने क्या आया, 2 आया, इसके सामने है ना। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 2,000 रुपया आ जाएगा इसका राशि, इसका यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दूसरे 4% पर पूछता तो 5 हो जाता, 5,000 हो जाता, तो 5,000 और 2,000 7,000 आ जा रहा है ना। तो इस तरीके का सवाल जब भी आएगा x और 7,000 माइनस x नहीं करना, एलिगेशन लगाना, और एलिगेशन में देख लेना टोटल ऑल ओवर यानी टोटल पर कितना परसेंट बन रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, उसके बाद उसको ध्यान रखिएगा जितना टाइम के लिए बनता है उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। ठीक है, एक बात गलती करने वाला यहाँ होता है। ठीक, उसके बाद बाकी आप निकाल दीजिए, निकल जाएगा। देखिए एक और सवाल है और ये रेशनलाइजेशन का नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3 बराबर a प्लस b√6 है, तो पूछ रहा है b का मान क्या होगा। असल में जो है ना ये बोल रहा है कंपैरिजन करिए, और कंपैरिजन करिएगा तभी जब इस फॉर्म में लाइएगा तब a प्लस b√6 के फॉर्म, और एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन जिसको हिंदी में परिमेयकरण के नाम से जानते हैं। तो 3√2 माइनस 2√3 है अपॉन क्या है, 3√2 प्लस 2√3 है। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसके जस्ट रिवर्स से, तो 3√2 माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे इतना से। ठीक है ना, क्योंकि सेम काम ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा सेम चीज़, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। 3√2 माइनस 2√3 इंटू इतना ही करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 3√2 माइनस 2√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 × 9 = 18 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इसका करेंगे 2 × 4 = 12 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। अब देखिए इसका करिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 × 9 = 18 प्लस बी स्क्वायर कितना है, 2 × 4 = 12 माइनस 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, आ जाएगा 12 इंटू √6 हो जाएगा। ठीक है ना, √6 हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इतना क्या माइनस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा, 12√6 आ जाएगा। ठीक है, बटे ये कितना आ जाएगा, ये 18 माइनस 12 कितना है, 6 है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 18 प्लस 12 30 आ जाएगा, 30 माइनस 12√6 बटे 6 हो गया। अब इसको काटिएगा तो मेरे दोस्त कितना आएगा, 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6 आ जाएगा। देखिए डिवाइड किए हैं, 6 × 35 माइनस 6 × 12 2√6, जो कि किसके बराबर है, यहाँ पर दिया हुआ a प्लस b√6 के। इसको छोड़िएगा नहीं ना, कंपैरिजन करिएगा। तो अब देखिए ये आ गया है, √6 से कंपैरिजन हो रहा है। अब देखिए a की जगह क्या है मेरे 5 है और b की जगह क्या है, -2 है। ठीक है ना, -2 है ना, तो यहाँ पर √6 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो b का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। जब भी ऐसा सवाल आए तो परिमेयकरण कर दीजिएगा, उसके बाद इससे कंपैरिजन कर दीजिएगा। ठीक, साथियों देखिए एक और सवाल है और आज के क्लास का लास्ट सवाल है ये। एक बार आप लोगों को याद दिलाते हैं, जो भी लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक ना, और प्लस जो क्वेश्चन आया समझ में बताइएगा, आया नहीं आया तो भी बताइएगा कि नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा। ठीक है ना, ताकि हम नेक्स्ट जो क्लास आपको लें तो उस क्लास में आपको और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करें, क्योंकि फीडबैक आप ही दीजिएगा, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा बता रहे हैं, कुछ चीज़ें छूट रहा है, वो सब आपके ऊपर हम छोड़ के जाते हैं। ठीक, देखिए बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर है
यदि इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई जो है वो 30 मीटर और 24 मीटर है तो पूछ रहा हूँ उनके बीच की दूरी क्या है। असल में ये दूरी नहीं पूछ रहा बल्कि ऊंचाई पूछ रहा है, समलंब चतुर्भुज के ऊंचाई, ठीक है ना। तो समलंब चतुर्भुज का थोड़ा सा आकार एक बार समझ लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का आकार कैसा होता है मेरे भाई, इसका कंडीशन है कि कम से कम 2 समान भुजाएं जो है ना वो समांतर होनी चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 2 भुजाएं जो है वो समांतर होनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये भुजा ए बी है और ये सी डी है, ठीक है ना। तो ए बी पैरेलल जो है वो सी डी का होगा, ठीक ना। ए बी पैरेलल डी सी या सी डी जो बोलिए। अब देखिए इनके बीच का दूरी जो है तो किसी भी 2 भुजाओं के बीच की दूरी जो होता है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है, यानी लंब बोला जाता है, ठीक है ना। तो लंब ये 90 डिग्री होता है, पता है। छोटे डिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। तो m मान लेते हैं ये है, ठीक है ना। इसको ऊंचाई बोलिए या जो भी बोलिए। अब इसका क्षेत्रफल जो होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला याद रखिएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत ही काम देता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त वो होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, ठीक है ना। समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है, ठीक है ना। गुने ऊंचाई, ये ध्यान रखिएगा। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ठीक ना। या ऊंचाई को ये भी बोल सकते हैं, जो समांतर भुजाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वही ऊंचाई कहलाता है, या उसके बीच की दूरी। तो अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समलंब होगा, ठीक है ना, समांतर नहीं होगा। भुजा तो समांतर होगा ही। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 540, कोई बात नहीं, बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। अब देखिए बोल दिया है कि समांतर भुजा की लंबाई दिया हुआ है, एक है 30 मीटर, दूसरा जो है वो 24 मीटर है। मान लीजिए ये 30 होगा, ये 24 होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का योगफल करेंगे तो 30 + 24 करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं अच्छा से बच्चे की तरह। और ऊंचाई हमको नहीं पता, यही पूछ रहा हूँ उनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसको या तो ऊंचाई बोलिए या दोनों भुजाओं के बीच की दूरी बोलिए, ठीक है ना। एक ही चीज़ होता है, मान लेते हैं h है, ठीक है। अब देखिए 540 बराबर 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, इंटू हाइट इतना हो जाएगा। ये 10 बार में कटेगा, 10 गुने 2, h बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंचाई, यानी दोनों भुजाओं के जो समांतर भुजा है उन दोनों के बीच की दूरी, वही चीज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं, आज की क्लास में 30 नंबर क्वेश्चन तक ही कंप्लीट किए। फिर बाकी जो 12 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जो भी बताए हैं उसको फार्मूला बताएं, उसको रिवीजन करिएगा, उसको याद करने का प्रयास करिएगा। और जो समझ नहीं है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे भाई। मैं आपको पर्सनल टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आपसे बात करूँगा, जो भी कमियाँ हैं मैं आपको हेल्प करूँगा जितना हो सके, ठीक है ना। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।